Assalamu alaikum students. Today we will discuss a new topic, Bohr's theory. Bohr's theory या Bohr's atomic model वो क्या है? Bohr's atomic model पेश किया है नील बोहर ने। नील बोहर एक डैनिश फिजिस्ट थे जो कि रदरफोर्ड के लेबॉर्ट्री में वर्कर थे और उन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को उसके डिफ़ेक्ट को करेक्ट किया, ठीक किया, उसके डिफ़ेक्ट को रिमूव किया, ठीक है। और उनके लाइन स्पेक्ट्रम को, जिसमें कन्फ्यूजन थी कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है मिल रहा है एक्सपेरिमेंटली, बट रदरफोर्ड ने कहा था कि जो एटम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है, ठीक है। बट लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो मिल रहे थे और उसमें इनकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो एटम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ही बना सकता है, लाइन स्पेक्ट्रम को वो नहीं क्लियर कर पा रहे थे। तो इस पर बोहर ने अपना पोस्टुलेट दिया, कुछ पॉइंट्स दिए, उसमें ये बात क्लियर होती है कि एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम भी दे सकते हैं और किस तरह से दे सकते हैं, ये चीज़ भी क्लियर हो गई, ठीक है। तो वो कौन से पॉइंट्स थे या पोस्टुलेट्स थे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने बताए। बोहर के कुछ एजम्पशंस थे जो कि ख़ुद बेस करते थे क्वांटम थ्योरी पर, ठीक है। तो क्वांटम थ्योरी पर बेस करते थे, उनके कुछ पॉइंट्स थे वो हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, एटम हैज़ अ नंबर ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स। एटम के पास कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं जिसको हम स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन जब तक वो रिजाइड करेगा उस स्टेबल ऑर्बिट में विदाउट इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, नहीं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो एनर्जी को उसमें से इमिट करेगा या निकालेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था कि जब तक एटम किसी ऑर्बिट में मूव करता है तब वो नहीं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना इमिट करेगा। सेकंड पॉइंट क्या है? एटम में पास फ्रॉम वन और दीज नॉन रेडिएटिंग स्टेट्स। अब ये नॉन रेडिएटिंग स्टेट्स वही ऑर्बिट की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि एटम पास हो सकता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है, नॉन रेडिएटिंग स्टेट में, ठीक है, टू अनदर लोअर एनर्जी। वही बात है कि एक नॉन रेडिएटिंग स्टेट जिसको ऑर्बिट कहा गया है और यहाँ पे दूसरे ऑर्बिट की बात की गई है जिसको कहा गया टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी। सही है, ये भी दूसरे ऑर्बिट की बात की जा रही है। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है विद द इमिशन ऑफ रेडिएशन। उसमें क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन? इमिट करेगा रेडिएशन को, ठीक है। इमिशन, इमिट करना, निकाल सकता है रेडिएशन। हुज एनर्जी इक्वल्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। और वो जो एनर्जी जो इमिट करेगा वो बराबर होगा डिफरेंस के, इनिशियल और फाइनल स्टेट के डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है, जिसको हम डेल ई कहते हैं और डेल ई बराबर होता है E2 माइनस E1 के। अब इस चीज़ को मैं मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक एटम है, एटम का न्यूक्लियस है और ये शेल्स हैं जिसको हम एनर्जी स्टेट या स्टेबल एनर्जी स्टेट्स भी कह सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो है E1 और ये E2 है, यानी कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी E1 होगी और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी एनर्जी E2 हो जाएगी। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर की तरफ आता है, मूव होता है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी को इमिट करेगा, सही है, निकालेगा। उस एनर्जी को कहा जाता है कि वो डेल ई है, ठीक है, डेल ई जो कि इमिट कर रहा है हायर से लोअर में आने पर, ठीक है। अब ये डेल ई किसके बराबर है? ये इन दोनों के दरमियान वाले डिफरेंस के बराबर है ना, कि E2 की एनर्जी जितनी भी है, सही है, उसमें से E1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इस एनर्जी को इस एनर्जी से माइनस करेंगे तो आपका डेल ई आ जाएगा, चेंज इन एनर्जी आ जाएगा। जितना उस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया हुआ होगा वो यहाँ से इमिट कर देगा, वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसको डेल ई कहा जा रहा है, ठीक है। तो कभी भी
इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ आता है तो एनर्जी इमिट करेगा, हायर से लोअर की तरफ आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, निकालेगा, और वो एनर्जी बराबर होगा डेल ई के। ठीक है, इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, हायर को लोअर से माइनस करके हम डेल ई निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे तो एक चीज़ बताई गई है कि हायर से लोअर की तरफ आते वक्त एनर्जी क्या हो रही है, इमिट हो रही है, निकल रही है। सही है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट पे है, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट यानी कि इस एनर्जी वाले लेवल पे मौजूद है, और वहाँ से अगर जंप करके ऊपर यानी कि हायर एनर्जी लेवल में आता है कोई इलेक्ट्रॉन, सही है, यहाँ से यहाँ अगर आ रहा है तो ये एनर्जी ये बाहर से एब्जॉर्ब करके ऊपर आएगा। ठीक है, तो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन कब होगी, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर की तरफ आएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आता है तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। सही है, इमिट करना यानी निकालना, एब्जॉर्ब करना यानी कि ये जज्ब कर रहा है एनर्जी बाहर से। ठीक है, कोई भी सोर्स हो सकता है, सनलाइट भी हो सकती है, कोई भी सोर्स हो सकता है जिससे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो ऊपर वाले स्टेट में आ जाता है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे बतानी थी। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, इफ़ एनी ऑफ देयर स्टेट्स द इलेक्ट्रॉन in any of their states the electron move in a circular path around the nucleus। वही वाली बात कि किसी भी स्टेट में यानी कि किसी भी ऑर्बिट में, चाहे ऑर्बिट ये वाला हो या ये वाला हो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जिसको ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, ये यही बात है। फोर्थ पॉइंट, द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन देयर स्टेट्स इज गवर्न बाय द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ मैकेनिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, बस ये सिंपल सी बात है कि जो मूव कर रहा है ना किसी सर्किट में, वो किस कानून के अकॉर्डिंग, किस लॉज के अकॉर्डिंग, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूल्स के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहा है, जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम या मोमेंटम हो गई, वेलोसिटी हो गई, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, विच प्रोवाइड, यहाँ पे आगे लिखी हुई भी है ये बात कि जो प्रोवाइड कर रहा है एंगुलर मोमेंटम, जो कि इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π के। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया गया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम भी लगेगी जो कि h/2π के बराबर है, लेकिन h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है। यानी कि अगर ऑर्बिट जो है लोअर एनर्जी वाला है तो उसमें h/2π उसका मोमेंटम होगा। अगर हायर एनर्जी स्टेट की बात करो यानी कि ऊपर वाले ऑर्बिट की बात करोगे तो उसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो डबल हो जाएगी या इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 से उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज़, वो वैल्यू आ जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ेगा, इजाफा ही होगा ना, ये चीज़। इट कैन बी रिटन एज, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, mvr इक्वल टू NH/2π। mvr एंगुलर मोमेंटम को कहा जाता है और जो कि बराबर है NH/2π के। जो ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है, जो बात बताई है, उसको यहाँ पे फॉर्मूले के फॉर्म में सिंपल लिख दिया है। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, हेयर mvr इज़ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही बात जो मैंने ऊपर बताई है, mvr एंगुलर मोमेंटम है। दिस बोहर्स फर्स्ट कंडीशन, ये बोहर की पहली कंडीशन है, डिफाइनिंग द स्टेशनरी स्टेट कुड बी स्टेटेड एज। अच्छा, जो ऊपर हमने जो बातें पढ़ी हैं उस चीज़ को एक स्टेटमेंट में 1.5 लाइन में इस बात को एक्सप्लेन की गई है शॉर्टली। ठीक है, तो वो क्या है, इसी बात को जो हमने ऊपर समझा है इसको एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिया गया है। देखिए, ओनली दोज ऑर्बिट were possible in which angular momentum of the electron would be an angular moment integral multiple of h/2π। सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है, ठीक है, वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम, जिसके इलेक्ट्रॉन का जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π के, वही ऊपर वाली बात।
एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 के बराबर होगा, तो वही जो है ऑर्बिट जो है वो पॉसिबल हो सकती है, वही ऑर्बिट जो है वो मौजूद हो सकता है, वरना इससे कम वाले एंगुलर मोमेंटम का ऑर्बिट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको और मज़ीद अगर आप को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मज़ीद समझा देती हूँ मैं। देखो, ये सबसे मतलब कम ऑर्बिट है ना, ये लोअर ऑर्बिट है, तो इसका जो मोमेंटम होगा ना, इसका जिसमें ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम होगी, जब भी कोई मूवमेंट होती है तो मोमेंटम होगा। ठीक है। तो अब जो इस ऑर्बिट का जो मोमेंटम होगा वो बराबर होगा NH/2 के। सही है, ये है। अब मैं इस ऑर्बिट की बात करूं, इसमें अब इलेक्ट्रॉन अगर आ गया, या इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका भी मोमेंटम होगा, ये भी मूव हो रहा है। सही है। तो ये NH/2 तो ये है, लेकिन ये NH/2 तो होगा, लेकिन ये ज़्यादा होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब ये कि ऊपर वाला NH/2 है, तो ये NH/2 है, तो ये जो है इसका डबल होगा, यानी कि हो सकता है 2NH/2n हो। सही है, या 4NH/2 हो, मतलब ये जितना भी इसका मल्टीपल ये होगा। अगर इसके बाद कोई ऑर्बिट अगर आ जाता है तो उसका मोमेंटम उससे बढ़कर होगा, उससे मल्टीपल में होगा। लेकिन मल्टीपल तो हो, मतलब मल्टीपल का मतलब समझ रहे हो ना, कि किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीपल हो, लेकिन वो इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल जो है वो निकला है इंटीजर से। ठीक है, इंटीजर किसको कहते हैं? 1 2 3 4 5, इस तरह 6 7 8, मतलब ये इंटीजर्स हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, जो भी मोमेंटम है उसको मल्टीप्लाई इनमें से किसी से भी कर देंगे ना, तो वो हो जाएगा इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, तो वो आगे के ऑर्बिट का मोमेंटम होगा। अच्छा, दिस स्टेशनरी स्टेट करस्पॉन्ड टू एनर्जी लेवल इन एन एटम। वही वाली बात, जो स्टेशनरी स्टेट है ना वो एनर्जी लेवल को कहा जाता है, और एनर्जी लेवल आपको पता है ऑर्बिट को कहा जाता है, जो कि ये है ना, ये ऑर्बिट है, इसको स्टेशनरी स्टेट भी कह लें, एनर्जी लेवल्स भी कह लें, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, 5th पॉइंट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट। जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट में, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, बन जाती है। सही, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में। ठीक है, तो इसमें दो फोर्स लगेंगी, एक फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने की कोशिश करेगी, और एक फोर्स जो इसको अंदर की तरफ खींचेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देता है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाता है और मूव करता है एक सर्किल में। ठीक है, तो नहीं तो ये फोर्स, ये वाला फोर्स ज़्यादा है, नहीं तो ये है, दोनों इक्वल फोर्स लगते हैं, तो ये चीज़ यहीं पे टिक जाती है, रह जाती है, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएगा और एक सर्किल में ही मूव करेगा। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ लगती है is produced due to circular motion की वजह से, which is balance, जो कि बैलेंस हो रहा होता है, बैलेंस मतलब बराबर हो रहा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जा रहा है। ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान ये जो फोर्स लग रही है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जा रहा है, और बाहर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जा रहा है और सर्किल में ही मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया।